दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र जी, वर्षों तक मेरे साथी रहे हुए, संगठन में, संसद में और आज दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता मल्होत्रा जी, केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, संसद में मेरे साथी अनंत कुमार जी, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अन्य सम्माननीय नेता, मंच पर बैठे हुए, सामने बैठे हुए, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले विजेंद्र जी और उनके सभी सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने केंद्रीय सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मांग को लेकर के कि जिन लोगों ने काला धन एकत्र करके विदेशों में बैंकों में जमा करवाया है, वो सारा का सारा वापस लाया जाए और किसी भी प्रकार का आतंकवाद, उसको उसके साथ समझौता न किया जाए। इस अभियान का आरंभ इस तालकटोरा स्टेडियम में इस भव्य रूप से, शानदार रूप से किया है, इसके लिए बधाई देता हूं। और इसका आरंभ करने के लिए भी भारतीय जनसंघ ने जो पहला अभियान किया था, उसमें जो पहला और हमारी पार्टी की दृष्टि से सर्वोच्च बलिदान हुआ था, उस तारीख को चुना है। और आज 23 जून ऐसी तारीख है जिसको भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को कभी भूलना नहीं चाहिए। और मैं भारत सरकार को भी बार बार चेतावनी देता हूं कि हमको कभी कभी इस बात का एहसास होता है कि विदेशी दबाव में आकर के कश्मीर के बारे में यह सरकार समझौता करने की बात सोचती है। बीच बीच में यह भी जानकारी मिलती है कि अनौपचारिक रूप से समझौता हो चुका है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि शैशव काल में जब भारतीय जनसंघ ने ऐसा जबरदस्त आंदोलन किया और उसमें उस समय के हमारे एकमात्र मान्य नेता, और किसी को लोग जानते भी नहीं थे, उस मान्य नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसको चुनौती देकर के बंदी बन करके रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में अपने प्राण गंवा दिए। तो कल्पना करें कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस व्यापक रूप में देश भर में फैली हुई है, अगर किसी भी प्रकार से कश्मीर के बारे में कोई समझौते की बात होगी, घड़ी को वापस मोड़ने की बात होगी, 1953 के पूर्व की स्थिति वापस लाने की बात होगी, तो ऐसा जबरदस्त आंदोलन हिंदुस्तान में होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शहीद कहते हैं, बलिदानी कहते हैं, अंग्रेजी में मार्टर कहते हैं। साधारणतः शहीद दुश्मनों के खिलाफ होता है। कोई देशभक्त दुश्मन के खिलाफ
जब बलिदान देता है उसको शहीद कहते हैं। लेकिन कैसी विडंबना है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद बने तो अपनी सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए, वही सरकार जिसमें कुछ ही समय पहले वो स्वयं एक भागीदार थे। मित्रों, इस बात को मैं बार बार याद दिलाता हूं कि उस समय कांग्रेस पार्टी की स्थिति दूसरी थी। कांग्रेस पार्टी ऐसी थी कि जिसमें प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे और महात्मा गांधी ने उन्हें कहा कि भारत स्वतंत्र हुआ है इतने लंबे संघर्ष के बाद, आप नया मंत्रिमंडल अपना बनाएंगे। मुझे लगता है कि आप सहज स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी के लोगों को अधिक जानते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के ही लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बनेंगे। लेकिन मेरी अगर आप राय माने, मेरा सुझाव माने, तो मैं दो नाम आपको सुझाता हूं जिनको आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में उठाना चाहिए, लेना चाहिए। और उन्होंने कौन से नाम कहे उनको? उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, इन दो व्यक्तियों को आपको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय हिंदू महासभा के नेता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन भर गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी के कटु आलोचक रहे, और ये दो नाम महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को सुझाए और पंडित नेहरू जी ने सहज स्वीकार करके उनको सम्मिलित कर दिया, दोनों को। और दोनों को महत्वपूर्ण विभाग दिए। मैंने डॉक्टर अंबेडकर का एक लेख पढ़ा है, उन्होंने कहा कि मैं तो आश्चर्यचकित हो गया जब मुझे कहा गया कि तुमको विधि विभाग संभालना है, लॉ मिनिस्ट्री संभालनी है। और इतना ही नहीं, तो कहा गया कि इस नई सरकार के सामने सबसे बड़ा कोई काम है तो भारत का संविधान बनाना है। तो जो संविधान समिति होगी, उस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का विधि मंत्री के नाते, कानून मंत्री के नाते आपको अध्यक्ष बनना होगा। कहा, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। लेकिन उस समय जिस प्रकार से सारा आजादी का आंदोलन चला था, उसके कारण वातावरण ऐसा था कि जिस वातावरण में महात्मा जी की बात को तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता था कांग्रेस में, लेकिन वैसे भी एक उदारता का भाव था। लेकिन वो उदारता का भाव कश्मीर के संदर्भ में दिखाई नहीं दिया। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज जब यहां से गया था तो केवल दो हिस्सों में भारत को बांट करके नहीं गया था। उसने तो ऐसा षड्यंत्र रचा था कि भारत के तो दो हिस्से हो ही गए। एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, जहां पर मुसलमानों का बहुमत था वो पाकिस्तान बन गया, जहां हिंदुओं का बहुमत था वो भारत बन गया, वो मुस्लिम लीग को सुपुर्द हो गया, भारत जो है वो कांग्रेस को सुपुर्द हो गया। लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात है, जिसको कोई भारत का देशभक्त न भूले, कि अंग्रेज ने हिंदुस्तान में जो 562 रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों को कहा, कहीं महाराजा थे, कहीं राजा थे, कहीं नवाब थे, उन सबको कहा कि हम वापस लंदन जा रहे हैं, आपको अपनी स्वतंत्रता वापस देके जा रहे हैं, आप जो करना चाहें करें, आप चाहें तो स्वतंत्र रहे, आप चाहें तो अपने को भारत के साथ विलीन करें, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ विलीन करें।
मैं मानता हूं कि 1947 में भारत को आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, लेकिन उसकी कीमत हमको ये देनी पड़ी कि भविष्य के लिए भारत के पूर्ण विघटन के अंग्रेजों को हमने बीज बोने दिए। अंग्रेज ने बीज बो दिए कि ठीक है, जो हो जाए हो जाए। देश का दुर्भाग्य है कि पंडित नेहरू ने कहा कि ठीक है, 562 रजवाड़े हैं, उनमें से 561 गृह मंत्रालय देखे।